Good afternoon, students. Who all are there in class? Manish, Komal, Yugang, Sanjana, Komal. दमयंती, तुम आज फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रही हो? पहले क्लास अटेंड नहीं किया क्या तुमने? हाँ दमयंती, प्रियांशु, ओके। इतने दिन क्लास क्यों नहीं अटेंड की? कहाँ गई थी? इतने सारे चैप्टर्स हो गए, तुम्हारे किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करके सारे क्वेश्चन आंसर्स कलेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप पे किसी फ्रेंड से कनेक्ट करके सारे क्वेश्चन आंसर्स कलेक्ट कर लेना। ठीक है? ठीक है, सामने सारे आ रहे कैमरा में। ओके, सारे कैमरा में आ रहे, रिकॉर्ड हो रहे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, सिविलाइजिंग द नेटिव, एडुकेटिंग द नेशन। चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 81। चैप्टर 7, पेज नंबर 81, civilizing the native, educating the nation। स्टार्ट करें? सबने निकाल लिया? ओके। In the earlier chapters, you have seen how British rule affected Rajas and Nawabs, peasants and tribals. In this chapter, we will try and understand what implications it had for the territorial conquest and control over revenues. They also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, change their customs and values. What changes were to be introduced? How were Indians to be educated, civilized, and made into what British believed were good subjects? The British could find no simple answers to these questions. They continued not debated for their decades. हमने पिछले चैप्टर में देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म किया, ट्रेड एंड कॉमर्स को किस तरीके से इंडिया का उन्होंने खत्म किया, किस तरीके से वो किसानों पर जो राजा, लैंडलॉर्ड्स या कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो किस प्रकार से उनपे अत्याचार करती थी, ये सारी चीजें हमने देखा। अब हम देखेंगे कि फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन में या शिक्षा के क्षेत्र में क्या वो चीजें हुई, क्या चेंजेस हुए, क्या इफेक्ट पड़ा, ये चीज हम देखेंगे। पेज नंबर 81। पेज नंबर 81। सबसे पहले आता है हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। Let us look at what the British thought and did and how some of the ideas of education that we now take for granted evolved in the last 200 years. In the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to British ideas and how they developed their own views about how Indians were to be educated. अब हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन में क्या क्या किया, क्या उनकी प्लानिंग थी, किस तरीके से उन्होंने फील्ड ऑफ एजुकेशन में काम किया, क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, इस तरीके से हम उनको जो है जस्टिफाई करेंगे।
The tradition of Orientalism. In 1783, a person named William Jonas arrived in Calcutta. He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. In addition to being an expert in law, Jonas was a linguist. He had studied Greek and Latin at Oxford, knew French and English, had picked up Arabic from a friend, and also learned Persian at Calcutta. He began spending many hours a day with Pandits who taught him the subtitles of Sanskrit language, grammar, and poetry. Soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine, and other science. तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 1783 में विलियम जोनस नाम का एक व्यक्ति जो है कलकत्ता में आया इंडिया में, क्योंकि कलकत्ता पहले कैपिटल थी हमारे देश की ब्रिटिश टाइम में। तो ये विलियम जोनस एक इंटेलिजेंट सुप्रीम कोर्ट का जूनियर जज के हिसाब से आया था। साथ ही साथ ये बहुत इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग था। इसको बहुत सारे लैंग्वेजेस की नॉलेज थी। इंग्लिश जानता था, फ्रेंच जानता था, अरबी भी सीखी इसने। उसके बाद ये इंडिया में आने के बाद संस्कृत की इसने पढ़ाई की, संस्कृत लैंग्वेज की इसने पढ़ाई की, संस्कृत के ग्रामर पढ़े इसने, संस्कृत की पोएट्री पढ़ी इसने, यहाँ पर्शियन लैंग्वेज भी सीखा इसने। उसके बाद जो है इसने संस्कृत लैंग्वेज को सीखने के बाद, संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ने के बाद इंडियन लॉ के बारे में पढ़ा, फिलोसॉफी के बारे में पढ़ा, रिलीजन के बारे में पढ़ा, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा, मोरालिटी के बारे में पढ़ा, अरिथमेटिक, मेडिसिन और भी बहुत अलग अलग तरीके के साइंस के बारे में इसने जो है पढ़ाई की। Jonas discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at the time. Englishmen like Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Holt were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages, and translating Sanskrit and Persian works into English. Together with them, Jonas set up the Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researches. जोनस के ये पढ़ाई करने के बाद, जोनस के संस्कृत और ये सारी चीजें सीखने के बाद और भी बहुत इंग्लिशमैन जो है वो जोनस से इंस्पायर हुए, और इंस्पायर होने के बाद उन्होंने भी इस लैंग्वेज में पढ़ाई की। न केवल उन्होंने, उनका नाम है तुम्हारा थॉमस, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नैथानियल हॉल्ट। ये दोनों इंग्लिशमैन थे जिन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस को पढ़ा और इसमें मास्टरी यानी काफी ऊंचे लेवल तक उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने खुद का जर्नल, किताब और मैगजीन्स निकाले जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। जोनस एंड कोलब्रुक came to represent a particular attitude towards India. They shared a deep respect for ancient cultures both of India and West. Indian civilization, they felt, had attained its glory and in ancient past but had subsequently declined. In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period. For only those texts could reveal the real ideas and laws of Hindus and Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of future development in India. जोनस और कोलब्रुक जो थे ये मानते थे जो इंडियन कल्चर और हेरिटेज है ये एक बहुत रिच कल्चर है, एक सुप्रीम कल्चर है, और इसलिए वो इसके बारे में डीपली पढ़ना चाहते थे, डीपली इन चीजों के बारे में जो है वो जानना चाहते थे। उनका ये तर्क था कि जब वो डीपली इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज के बारे में पढ़ेंगे तभी जाके जो है वो कोई इंडिया में डेवलपमेंट का वर्क कर सकते हैं। तो ये उनकी अपनी जो है वो थ्योरी थी। Influenced by such ideas, many company officials argued that the British ought to promote Indian rather than the Western learning.
They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. ये लोगों का मानना था कि इंग्लिश लैंग्वेज या ब्रिटिश लैंग्वेज को इंडिया में बढ़ावा ना देकर इंडियन स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा जो है वो पर्शियन लैंग्वेज में और संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, ताकि ये लोग जो है इस लैंग्वेज में अगर पढ़ते हैं तो अपने कल्चर को एक बेटर तरीके से, एक बेटर वे में जो है वो समझ पाएंगे. The officials also thought that Hindus and Muslims ought to be taught when they were already familiar with and what they valued and treasured, not subjects that were alien to them. Only then, they believed, could the British hope to win a place in the hearts of natives. Only then could the alien rulers expect to be respected by their subjects. उनको लगता था ये जो एजुकेशन की थ्योरी है ये दोनों ही लैंग्वेजेस के लिए होना चाहिए, हिंदूज के लिए भी और मुस्लिम्स के लिए भी, ताकि वो अपने कल्चर को, वो अपने हेरिटेज को बेटर से बेटर तरीके से पढ़ सकें, बेटर से बेटर जान सकें और अपने कंट्री के लिए जो है वो डेवलपमेंट वर्क कर सके. With this object in a view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law. और इसी सोच से जो है सबसे पहले 1781 में एक मुस्लिम लोगों के लिए एक मदरसा सेटअप किया गया, जहां पर जो मुस्लिम बच्चे थे वो अरबी और पर्शियन भाषा में इस्लाम, उनके लैंग्वेज के बारे में, इस्लाम के जो लॉ होते हैं इसके बारे में पढ़ सके. उसी तरीके से एक हिंदू कॉलेज भी एस्टैब्लिश किया गया जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से आज हम जानते हैं, जो बनारस में 1791 में यानी 10 साल बाद वहां पर एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट के बारे में जो है पढ़ाए जाते थे. Not all officials shared this view. Many were strong in their criticism of the Orientalists. लेकिन हर कोई जो थे इससे एग्रीड नहीं थे. नहीं, पढ़ना नहीं सीखा, पढ़ना तो उन्होंने पहले से सीख लिया. 1781 में जो है वो मुस्लिमों के लिए और उनके इस्लाम धर्म और इस्लाम रिलीजन के पढ़ाने के लिए एक अलग से मदरसा बनाया गया, और जो हिंदू रीति रिवाज होते थे, हिंदू मान्यता होती थी, हिंदू धर्म होता था, उसके बारे में पढ़ने के लिए जो है बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट की गई. तो पढ़ना तो उन्होंने उससे पहले ही स्टार्ट कर दिया था. ये तो अपनी भाषा मतलब अपने धर्म के बारे में पढ़ने के लिए, धर्म का ज्ञान लेने के लिए, और हमारे जो हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के जो अलग अलग धर्म ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था. ये था. Grave errors of the East. From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. They said that knowledge of the East was full of errors and unscientific thought. Eastern literature was not serious and light-hearted, so they argued that it was wrong on the part of British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर्स थे, वो इसके खिलाफ थे. वो मानते थे ईस्टर्न लैंग्वेज यानी ये अरबी, संस्कृत, पर्शियन लैंग्वेज में पढ़ाने का कोई तुक नहीं है. जो वेस्टर्न लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज है वो उससे कहीं बेटर है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन सेटअप कर रही है या जो भी लोग इसको एनकरेज कर रहे हैं, वो मानते थे कि इट वाज वेस्टेज ऑफ टाइम. वो सिर्फ खाली के लिए अपना जो है समय बर्बाद कर रहे हैं, इनका कोई तुक नहीं है. ये उनकी मान्यता और थॉट थी कि जो है ये संस्कृत, अरबी और पर्शियन लैंग्वेज में पढ़ाना जो है ये सिस्टम जो है एक बेकार सिस्टम. James Mill was one of those who attacked the Orientalists. The British effort, he declared, should not be to teach what the natives wanted,
or what they respected in order to please them and win a place in their heart. The aim of education ought to be to teach what was useful and practical. So Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made rather than with the poetry and sacred literature of the Orient. जेम्स मिल नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर था जो स्ट्रिक्टली इस चीज पे जोर दे रहा था कि ये अरबी लैंग्वेज या पर्शियन लैंग्वेज या संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ाने का कोई तुक नहीं है, सिर्फ क्योंकि यहाँ के लोग इस भाषा में पढ़ने चाहते हैं, इस वजह से इस भाषा में पढ़ाएं और ताकि लोग खुश हों, इसका कोई तर्क नहीं होता। वो उनका कहना था कि यहाँ के लोगों को वेस्टर्न लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे वेस्टर्न लोगों ने पढ़ लिख कर तरक्की की है, जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप हुए, वो चाहते थे कि इसी पैटर्न में प्रैक्टिकल चीजों को पढ़ाया जाए, ना कि जो रीति रिवाज के अनुसार आ रही हैं चीजें उन चीजों को पढ़ाया जाए। तो उन्होंने जो था इस सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से उन्होंने जो है अपोज किया। By the 1830s, the attack on an Orientalist became sharper. One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Macaulay. He saw India as an uncivilized country that needed to be civilized. No branch of Eastern knowledge, according to him, could be compared to what England has produced. कई जगह ऐसे लोग जो लोग इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे थे या इंडियन लैंग्वेज को बढ़ावा दे रहे थे, उन पे अटैक हुए। थॉमस बेबिंगटन मैकले, उनका मानना था कि इंडियन लोग जो है वो गंवार है, इस भाषा में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये लोग गंवार ही रहेंगे। ये मानते थे कि जो वेस्टर्न लैंग्वेज है उसका कोई कंपैरिजन नहीं थे, और जो वेस्टर्न लोग हैं वो बुद्धिमान लोग हैं, वो डेवलप लोग हैं, तो इन गंवारों को इसी गंवार लैंग्वेज में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। वो इस चीज के लिए भी स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे। Who could deny, declared Macaulay, that a single shelf of a good European library was worth than the whole native literature of Indian and Arabian. उनका मानना था पूरी की पूरी अरबी लिटरेचर या पूरी की पूरी संस्कृत लिटरेचर जो है वो यूरोपियन लाइब्रेरी के कुछ किताबों से कंपेयर नहीं कर सकती। यानी उनकी जो कुछ किताबें थी वो हमारे संस्कृत लिटरेचर या अरबी लिटरेचर या पर्शियन लिटरेचर की सारी किताबों से बहुत ऊंची थी, बहुत डेवलप थी और बहुत नॉलेजेबल थी। ये उनका मानना था। He urged that the British government in India stop wasting public money in promoting Oriental learning, for it was of no practical use. तो इसलिए इन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उस ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये जो पारंपरिक लैंग्वेज में पढ़ाने का जो तरीका है, मानने से हम थोड़ी बन जाएंगे, वो बात तो सही है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, ये तो है ही, प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि ये जो पारंपरिक लैंग्वेज में पढ़ाने का जो सिस्टम है या ओरिएंटल लैंग्वेज में जो पढ़ाने का सिस्टम है, इसको आप खत्म कर दो। ये सिस्टम जो है पैसे की बर्बादी है और कुछ नहीं है। With great energy and passion, Macaulay emphasized the need to teach the English language. He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world has produced. It would make them aware of the developments in Western science and philosophy. Teaching of English could thus be a way of civilizing people, changing their taste, values and culture. तो बहुत ही एनर्जी और पैशन के साथ उन्होंने कहा कि इनको जो इंडियंस हैं इनको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने की आवश्यकता है।
He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world has produced. अगर ये इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, तो ये दुनिया की कई एक महानतम किताबों को पढ़ पाएंगे और उससे उनको जो है नॉलेज मिलेगी। अगर ये इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज में कितना डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, कैसे ये लोग डेवलप हुए, इन चीजों के बारे में ये पढ़ सकेंगे, जान सकेंगे और इस तरीके से ये अपने आप को भी डेवलप कर पाएंगे, अपने आप को भी सिविलाइज कर पाएंगे। Following Macleish Minute, the English Education Act of 1835 was introduced. The decision was to make English the medium of instruction for higher education and to stop the promotion of Oriental institutions like the Calcutta Madrasa and Banaras Sanskrit College. These institutions were seen as temples of darkness that were falling of themselves into decay. English textbooks now began to be produced for schools. मैकले के इस थॉट के बाद, मैकले के इस रिक्वेस्ट के बाद जो है अब ओरिएंटल लैंग्वेज यानी जो पहले के हमारे लैंग्वेज चले आ रहे थे, इनकी जो महत्व थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। उन्होंने जो है अब इंग्लिश में किताबें प्रिंट करना शुरू कर दिया, इंग्लिश में किताबें आने लग गई और हर स्कूल कॉलेज में जो है अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब हर स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई का माध्यम था वो थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज होने लगा। जो कलकत्ता में मदरसा एस्टैब्लिश किया गया था या फिर जो तुम्हारा हिंदू बनारस संस्कृत कॉलेज जो एस्टैब्लिश किया गया था, इनको अब बेकार मान लिया गया, इनको मान लिया गया कोई मतलब का नहीं है। एडुकेशन फॉर कॉमर्स कि कॉमर्स एडुकेशन किस तरीके से आया। इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंडन sent an educational dispatch to the Governor General in India. Issued by Charles Wood, the president of the board of control of the company, it has come to be known as Wood's Dispatch, outlining the educational policy that was to be followed in India. It emphasized once again the practical benefits of a system of European learning as opposed to Oriental language. 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो लंदन में थी, उन्होंने जो है एक एजुकेशन पैटर्न बनाकर इंडिया के जो उस समय गवर्नर जनरल थे उनको भेजा और उन्होंने इसमें एजुकेशनल पॉलिसी बनाई कि भारत के अंदर में जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो किस तरीके का होगा, किस तरीके से जो है वो पढ़ाई होगी, क्या एजुकेशन का स्ट्रक्चर होगा, ये सारी चीजें जो है वहां से बनाकर भेजा गया। One of the practical uses the dispatch pointed to was economic European learning. It said would enable Indians to recognize the advantages that flow from the expansion of trade and commerce and make them see the importance of developing the resources of the country. Introducing them to European ways of life would change their taste and desire and create a demand for British goods, for Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe. तो एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ, दूसरा जो एजुकेशन सिस्टम जो डेवलप की गई वो एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें जो है यूरोपियन लाइफस्टाइल्स, यूरोपियन लैंग्वेजेस के बारे में जो है पढ़ाया गया, सिखाया गया। उनका मानना ये था कि इन सब तरीके से जो है इंडियन जो है वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल में आएंगे
यानी वेस्टर्न तौर तरीके के सीखेंगे, वेस्टर्न कपड़े पहनना सीखेंगे, वेस्टर्न खाने पीने के टेस्ट में आएंगे। इस तरीके से जो है जब इंडियंस लोग ये सारी चीजें सीखेंगे तो जो ब्रिटिश गुड्स का डिमांड इंडिया के अंदर में धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी इंडियंस भी लोग भी जो है वो धीरे धीरे एक ब्रिटिश लाइफस्टाइल जीना जो है वो शुरू कर देंगे। और आज यही हो रहा है कि आज हम इंडियंस तो कम रह गए और वेस्टर्नर्स ज्यादा हो गया। आज वेस्टर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं, वेस्टर्न टाइप के खाना ज्यादा खा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी लाइफ जो है वो आज इंडियन कम और वेस्टर्न लाइफस्टाइल ज्यादा हो चुकी है। Wood's dispatch also argued that European learning would improve the moral characters of Indians. उनका ये भी मानना था कि यूरोपियन लर्निंग से जो है इंडियन लोगों का कैरेक्टर भी डेवलप होगा। यानी इंडियन लोगों की जो है वो पर्सनालिटी भी जो है वो डेवलप होगी। It would make them truthful and honest and thus supply the company with civil servants who would be trusted and dependent upon. और इससे क्या फायदा होगा? अगर इंडियंस यूरोपियन लैंग्वेज, यूरोपियन स्टाइल पढ़ना लिखना सीखेंगे तो वो पढ़ लिख कर एक अच्छे लेवल ऑफ एजुकेशन में आएंगे। तो ऐसे लोगों को फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट में ऊंची पोस्ट दी जा सकती है या ऑफिसर्स रैंकिंग दी जा सकती है। The literature of the East was not only full of grave errors, it could also not instill in people a sense of duty and commitment of work, nor could it develop the skills required for administration. उनका मानना था जो ईस्टर्न लैंग्वेज है, जो हमारी लैंग्वेज है, इससे लोगों के अंदर में डिसिप्लिन नहीं आती। इससे जो है डिसिप्लिन नहीं आती, लोग काम के प्रति निष्ठापूर्ण या सीरियसनेस टुवर्ड्स वर्क वो चीज डेवलप नहीं हो पाती। ये यूरोपियन लैंग्वेज से ही डेवलप होगा। देखो एक फैक्ट तो ये है, ये एक हार्ड ट्रूथ है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में आकर बहुत बुरा किया, बहुत जुल्म अत्याचार किए, हमको गुलाम बना दिया। लेकिन हमने कुछ अच्छी चीजें भी ब्रिटिशर्स से सीखी है। एक बात ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे ये लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हुआ करते थे। ये लोग बहुत पंक्चुअल, अपने वर्क में डिसिप्लिन ये लोग में बहुत ज्यादा था। हमने जो पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, अनुशासनहीनता जो सीखी है, ये बात सच है कि ये ब्रिटिशर्स से हमने सीखी है। डिसिप्लिन हमको ब्रिटिशर्स सिखा के गए। तो इस तरीके से कुछ अच्छे काम भी हुए। आज जो रेलवे हम यूज कर रहे हैं ये ब्रिटिशर्स की देन है। किसी इंडियन ने नहीं सोचा था कभी कि ऐसे लोहे के डिब्बे बनेंगे, लोहे के इंजन बनेगी और लोहे के पटरियां बनेंगे और जिसपे लोग जो है दूर दूर तक ट्रैवल करेंगे। ये थॉट ब्रिटिशर्स की थी। हालांकि उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया था, लेकिन उस चीज का आज फायदा जो है हमको मिल रहा है, क्योंकि आज रेलवे जो है वो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है, यानी सबसे बड़ा गवर्नमेंट सेक्टर है। Following the 1854 dispatch, several measures were introduced by the British. Education department of the government were set up to extend control over all matters regarding education. Steps were taken to establish a system of university education. In 1857, while the sepoys rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay. Attempts were also made to bring about the changes within the system of school education. जब हमारे देश में एक तरफ रिवॉल्ट, विद्रोह हो रहा था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आजादी के लिए लड़ाई हो रही थी, उसी समय में 1857 में हमने पढ़ा कि रिवॉल्ट हुआ था। मेरठ में, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया गया था। उसी समय में ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुरू की, जिसके तहत उन्होंने इंडिया में यूनिवर्सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट किया।
3 शहरों में यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी। पिक्चर में हम देख सकते हैं ब्रिटिश टाइम की यूनिवर्सिटी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। इन 3 सिटीज में जो है, जो कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने जो है यूनिवर्सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट किया। अब इन्होंने जो है स्कूलिंग सिस्टम न केवल यूनिवर्सिटीज डेवलप की, बल्कि इन्होंने जो है स्कूलिंग सिस्टम को भी चेंज किया। अब स्कूलिंग सिस्टम में इन्होंने क्या चेंजेस किया इसको देखेंगे। पेज नंबर 87 में दिया है, व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल्स। जैसे तुमने पूछा कि पहले से पढ़ रहे थे, तो हम पहले से तो पढ़ रहे थे, जो छोटे छोटे लोकल स्कूल्स थे, उन लोकल स्कूल्स का क्या हुआ। Do you have any idea of how children were taught in pre-British times? Have you ever wondered whether they went to schools, and if they were schools, what happened to this under British rule? The report of William Adam in 1830, William Adam, a Scottish missionary, toured the districts of Bengal and Bihar. He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. The report Adam produced is interesting. 1830 में विलियम एडम एक स्कॉटिश मिशनरी थे, जिन्होंने बंगाल और बिहार के सारे जिलों में दौरा किया और उनको एक रिपोर्ट देनी थी कि कैसे एजुकेशन सिस्टम इंडिया में चल रही है। और जो रिपोर्ट एडम ने बना कर दी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। कैसे? एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 lakh पाठशालास इन बंगाल एंड बिहार. These were small institutions with no more than 20 students each, but the total number of children being taught in these pathshalas were considerably over 20 lakhs. These institutions were set up by wealthy people or the local community. At times they were started by a teacher guru. उन्होंने रिपोर्ट में ये लिखा कि सिर्फ बिहार और बंगाल में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं, छोटी छोटी स्कूल हुआ करती थी जिसमें 20 बच्चे बैठा करते थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हीं पाठशाला से 20 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे और इनको शुरू किया था उस समय के जो समृद्ध व्यापारी लोग थे, उन्होंने इन स्कूलों का निर्माण कराया था। और कई बार कई टीचर्स ने, जिनको पहले गुरु कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, उन्होंने जो है ये पाठशाला सिस्टम जो है उन्होंने शुरू की थी। The system of education was flexible. Few things that you associate with schools today were present in the Pathshala at that time. There were no fixed fee, no printed books, no separate school buildings, no benches or chairs, no blackboards, no system of separate classes, no roll call register, no annual examination, no regular timetable. In some places, classes were held under a banyan tree. In other places, in the corner of a village shop or temple or at the guru's home. Fee dependent on the income of the parents. The rich had to pay more than the poor. Teaching was oral and the guru decided what to teach. In accordance with the needs of the students, students were not separated out with different classes. All of them sat together in one place. The guru interacted separately with groups of children with different levels of learning. जो एजुकेशन सिस्टम था उस समय पाठशालाओं का, वो बहुत फ्लेक्सिबल था। आज के स्कूल के जैसे ना तो उसमें कोई फिक्स्ड फी था, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थे, कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, कोई बेंचेस नहीं थे, कोई चेयर्स नहीं था, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था, कोई क्लासरूम नहीं था, कोई कॉल अटेंडेंस रजिस्टर नहीं था, ना एनुअल एग्जामिनेशन होता था। बच्चों को ज्यादातर जो है किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ाया जाता था या किसी खाली जगह पर बैठा के पढ़ाया जाता था खुले में, या कई बार जो है गुरु के घर पे या टीचर के घर पे ही उनको पढ़ाया जाता था। तो ये एक बड़ा फ्लेक्सिबल सा सिस्टम था। कोई सिलेबस नहीं होता था, कोई पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता था। जो टीचर को अच्छा लगता जो विषय में, वो उसी विषय को पढ़ा देता था। ओरली पढ़ाया जाता था, लिखना वगैरह बहुत कम होता था, रिटर्न। फीस जो थी वो फिक्स नहीं थी, सबके लिए अलग अलग फीस का मापदंड था। अभी देखो कितना पढ़ना पड़ता है, सच है।
फीस भी कोई फिक्स नहीं थी, जिसके पेरेंट्स की जैसी इनकम थी उस तरीके से जो है उससे फीस लिया जाता था। कोई अमीर आदमी होता था तो उससे ज्यादा फीस लिया जाता था, कोई गरीब होता था तो उससे कम फीस लिया जाता था। ये था ये जो अभी जो हम सिस्टम, इसीलिए तो ये जो एग्जाम सिस्टम है, सिलेबस पैटर्न है, ये सारे ब्रिटिशर्स लोगों ने ही डेवलप किया था। आज जो तुम पढ़ रहे हो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा डेवलप जो है वो सिस्टम है। तो समझ में आया? आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट है क्या? हाँ, इस बार मजे हो गए कि तुम्हारे एग्जाम्स नहीं हुए, 8 महीने में एक भी एग्जाम नहीं हुआ। सही है, लेकिन एनुअल एग्जाम तुम्हारा फिजिकली होगा, ध्यान रखना। एनुअल एग्जाम फिजिकल होगा, स्कूल आकर एग्जाम देना पड़ेगा। एनुअल एग्जाम जो है वो स्कूल आकर ही देना पड़ेगा। फिजिकल होगा जो तुमको स्कूल में आकर देना पड़ेगा। ठीक है, डिक्लेयर हो जाएगा, तुमको बता दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तुमको, इस चीज की टेंशन मत लो, सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके बाय।